35 years। दोस्तों, आखिर क्या रहा मकसद इस गुड़गांव स्टोरी ऑफ 35 इयर्स बनाने का? बहुत कस्टमर्स हमें अप्रोच करते हैं कि सर हम प्लॉट में इन्वेस्ट करें, फ्लोर्स में इन्वेस्ट करें, अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, मार्केट ऐसी चल रही है, क्या अभी मार्केट में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए या ज्यादा वेट करना चाहिए? हम टायर 1 सिटी में करें लाइक गुड़गांव, मुंबई, या टायर 2 सिटीज लाइक सोनीपत, पानीपत, मेरठ, इन सिटीज में हम इन्वेस्ट करें तो हमें ज्यादा फायदा रहेगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली कस्टमर से हमें आते रहते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं तरह के आते हैं। तो दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली आपको 1-to-1 देना शुरू करें, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपको इनका रूट नहीं पता होगा कि आखिर इसमें इन्वेस्ट कब करें और इसमें इन्वेस्ट कब करें, यहां इन्वेस्ट कब करें, वहां इन्वेस्ट कब करें, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सिटी या कोई भी प्रॉपर्टी का टाइप, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो अपार्टमेंट है, सभी सेल होते हैं, सभी पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। इट मींस कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है और आपका लॉजिक और आपकी रिक्वायरमेंट, आपका टाइम और आपकी इन्वेस्टमेंट का बजट कब कहां सेट होता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या लेना है, कब लेना है, किस जगह लेना है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने इस पूरी रियल एस्टेट स्टोरी ऑफ 35 इयर्स को डिफरेंट एपिसोड के अंदर बनाने का फैसला किया, सो दैट कि हम आपको शुरू से ही आखिर जो गुड़गांव जो मेरी आपने वीडियो देखी होगी, जो आज गुरुग्राम से मिलेनियम सिटी सेंटर जिसको हम बोलते हैं, आखिर उसका रूट कहां था, ऐसा क्या हुआ वहां पर कि आज वो गुरुग्राम मिलेनियम सिटी सेंटर में तब्दील हो गया। तो इसीलिए अलग अलग एपिसोड में एक एक करके मैंने गुड़गांव में कौन कौन से डेवलपर्स आए, गुड़गांव में उन डेवलपर्स का बैकग्राउंड क्या था, क्या उनके प्लस थे, क्या उनके माइनस थे, गुड़गांव की लोकेशंस द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके सोना तक कैसे कैसे डेवलप हुई, क्या हर लोकेशन की एक अपनी यूएसपी है, कहां पे इन्वेस्ट करें, कहां पे नहीं इन्वेस्ट करें। उसके अलावा हर डेवलपर्स में आप सुनते होंगे प्रोजेक्ट्स में प्री लॉन्च, लॉन्च, ओसी आ गया, पोजीशन आ गया, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदें, रेडी टू मूव खरीदें, किस समय पे हम अपना डिसीजन लें कि हम प्रॉपर्टी को कब कहां खरीदें। तो इन्हीं सबके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैंने इस पूरी सीरीज को डेवलप किया है, स्टेप बाय स्टेप। इतना सारा कंटेंट क्योंकि एक सीरीज में या एक एपिसोड में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में किया है सो दैट कि आप इसको पार्ट्स में देखें, एंजॉय भी करें और इस इंफॉर्मेशन से आने वाले समय में जब भी आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है या आप रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को जानना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपने डिसीजंस बना पाए। तो दोस्तों, अब इसे बहुत लंबा ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट फेज से। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, इस इंडस्ट्रीज की शुरुआत या इस स्टोरी की शुरुआत मैं कहना चाहूंगा ये हुई थी 1980s में। 1980s में, लेट 1980s में सबसे पहले बीपीओ इंडस्ट्री का जो सबसे पहला बिजनेस था, अमेरिकन एक्सप्रेस ने लेट 1980s में अपना पहला बीपीओ, अपने बैक ऑफिस ऑपरेशंस, जो कि वो पहले जापान और एशिया पैसिफिक में उन्होंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ था, उसको वहां से पहले कंसोलिडेट किया और
इंडिया में और स्पेशली गुड़गांव रीजन में आकर उन्होंने अपना पहला बीपीओ का बिजनेस स्टार्ट किया। ये वो एक ऐसा टाइम था कि गुड़गांव में बीपीओ सेक्टर की नींव रखी गई और उस नींव का बेनिफिट आज पूरा गुड़गांव उठा रहा है। आफ्टर 1980s एमएक्स आने के बाद अर्ली 1990s में जनरल इलेक्ट्रिक जी, जिसको हम आज जेनपेक के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना वॉइस बेस्ड प्रोसेस गुड़गांव में लेके आए। नॉट ओनली जी के साथ साथ और काफी सारी कंपनीज लाइक स्पेक्ट्रामाइन, IBM दक्ष, कन्वर्जीज, क्वात्रो, इन सभी कंपनीज ने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो पहले हम थे बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, उसके बाद इंटरनेट एंड VoIP इनका इवोल्यूशन हुआ। टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के बाद इन सभी कंपनीज ने अपने वॉइस बेस्ड प्रोसेस भी आफ्टर 2000s, मैं ये बताना चाहूंगा कि 2000s के बाद पहले हम बैक ऑफिस ऑपरेशंस, वॉइस ऑपरेशन एंड देन हमने इंप्रूव करते हुए टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लेक्स IT प्रोसेसेस, कस्टमर सर्विसेज प्रोसेस एंड इसके साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसेसेस भी बीपीओ बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए और इंडिया को इन सारे बिजनेसेस में इस बिजनेस बीपीओ लाइन में काम करने का मौका मिला। 2000 से लेके 2010 में उसी समय में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी एंटर किया, फेसबुक, पिंटरेस्ट, टम्बलर, और उस समय में आप कह सकते हो कि एक ऐसा बीपीओ इंडस्ट्री में इनोवेशन फेस आया जिसने गुड़गांव रियल एस्टेट को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। एक कंट्रीब्यूशन रहा, वो था मिस्टर रमन रॉय। मिस्टर रमन रॉय वाज द पर्सन हु लेड द बीपीओ इनिशिएटिव्स इन इंडिया। He started his journey with MX, G, Spectramine, जिसको आज हम विप्रो के नाम से जानते हैं, एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपना खुद का वेंचर्स क्वाट्रो बीपीओ एस्टेब्लिश किया 2007 में। तो उनका कंट्रीब्यूशन मैं ये मानता हूं और आज की नई जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि आखिर इस रियल एस्टेट स्टोरी या इस गुड़गांव की रियल एस्टेट स्टोरी के अंदर बीपीओ इंडस्ट्री एंड मिस्टर रमन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, ये था बीपीओ इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, बिकॉज मैंने स्टोरी को कुछ अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग पिलर्स के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सेपरेट किया हुआ है। तो सेकंड अगर मैं बात करना चाहूंगा या सेकंड पिलर की बात करना चाहूंगा, वो थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। सरदार मनमोहन सिंह जी ने 91 से 96 में जब वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए, उन्होंने सबसे पहले जो हमारी इंडिया की पॉलिसीज में एक लाइसेंस राज था कि आपके पास ये लाइसेंस है, ये काम कराने के लिए आपको ये लाइसेंस है। सबसे पहले जो उनका कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं वो था कि उन्होंने लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया। लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया, बहुत सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए, जिन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में उन्होंने FDIs को ओपन किया, उन्होंने ट्रेड को लिबरलाइज किया, उन्होंने रुपीस को डीवैल्यू करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ईज किया। एक्चुअली में यही सारी रिक्वायरमेंट्स थी इंटरनेशनल कंपनीज की इंडिया में एंटर करने के लिए, जिससे वो अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर पाए। और ये सारे डिसीजंस, ये सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की हेल्प मिली इंडिया को अपना बीपीओ बिजनेस और अपना FDIs का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने में। नॉट ओनली दिस, एज ए प्राइम मिनिस्टर मई 2004 से 2014 तक का जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था, उस समय में भी उन्होंने जो अपनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस आउटसोर्सिंग टू इंडिया, जो एक
यूएस के पास एक डर था कि कहीं हमारी जो जॉब्स है, हमारी कंट्रीज के एम्प्लॉइज को जो जॉब है, कहीं इंडिया उसको स्किल तो नहीं कर रहा। तो उनकी जो डिफेंस प्रैक्टिसेस टू आउटसोर्सिंग ऑफ इंडिया की यूएस प्रेसिडेंट के सामने कि वी आर नॉट स्किलिंग योर जॉब्स, वी आर एक्चुअली हेल्पिंग यू, वी आर स्ट्रेंथनिंग योर इकोनॉमी एज वेल एज इंडिया इकोनॉमी। तो उस समय जो उनकी एक मैं कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी थी जो इंडिया को डिफेंड करने की कि आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस है वो आपके लिए भी फायदेमंद है और इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे इस गुड़गांव की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो नींव है या बीपीओ इंडस्ट्री की नींव है या इंडिया की जो इकोनॉमी जो उस टाइम से बूम हुई, जो 35 लाख से भी ज्यादा जॉब्स जो उस समय में डायरेक्ट जॉब एमएस के द्वारा क्रिएट की गई और इवन 1.6 मिलियन से ज्यादा जॉब ओवरऑल उस समय में मार्केट में आई। तो उस समय में यही एक ऐसी मैं कह सकता हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पर्सन को यहाँ पे फेवर करने के लिए मेरा स्टोरी बनाने का मकसद नहीं है, बट यस मेरी रिसर्च या जो मैंने आर्टिकल्स रीड किए हैं उस वजह से मैं जरूर कह सकता हूं कि जो दूरदर्शिता उस समय मनमोहन सिंह जी ने दिखाई, आज हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे जो गुड़गांव, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद जो बीपीओ इंडस्ट्रीज में और आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस नींव को रखने में सरदार मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों ये दो कंट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। पहला बीपीओ इंडस्ट्रीज, दूसरा गवर्नमेंट की ऐसी क्या पॉलिसीज रही जिनका बेनिफिट आज गुड़गांव को मिला। दोस्तों अब नेक्स्ट फेज में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा रियल एस्टेट डेवलपर ब्रांड था जिसने गुड़गांव की एक्चुअल में जो हम नक्शे को देख रहे हैं आज पूरा नक्शा चेंज करके रख दिया और एक्चुअल में गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बनाने में जो उसका योगदान था, उसकी जर्नी, कहां से उसकी फाउंडेशंस हुई, क्या क्या उसके माइलस्टोन थे,